यौगिक क्या है? तो एटीपी ऊर्जा यौगिक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ अतिरिक्त पदार्थ भाग लेते हैं। ठीक, तो जो कुछ जैसे कुछ एंजाइम भी होती हैं, जैसे यहाँ पर जो प्रकाश हो गया, ठीक, प्रकाश, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एंजाइम्स होती हैं। ठीक, जो एंजाइम्स होती हैं यानी कुछ एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, और कुछ रासायनिक पदार्थ भी भाग लेते हैं। तो उन रासायनिक पदार्थ भागों में से दो चीजें प्रमुख होती हैं। ठीक, एक होता है NADP, NADP और ATP। ये रासायनिक पदार्थों में से ये दो चीजें प्रमुख होती हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये दो चीजें बहुत प्रमुख होती हैं, क्योंकि हर एक प्रकाश संश्लेषण में ये क्रिया होती है। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश होता है, जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एंजाइम्स होती हैं। ठीक, कुछ एंजाइम्स भी होती हैं और कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। तो रासायनिक पदार्थों में NADP और ATP दो चीजें प्रमुख होती हैं। ठीक, तो NADP का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक, फास्फेट। और जो ATP होता है तो ATP को आप लोग जानते ही होंगे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो ये दो चीजें प्रमुख होती हैं। ठीक, तो जो NADP होता है तो ये हाइड्रोजन ग्राही होता है, यानी हाइड्रोजन को ग्रहण करके, ठीक, हाइड्रोजन को इसने ग्रहण करके ये बना लेता है NADP2H या फिर NADPH2। ठीक, आप लोग कैसे भी कह सकते हैं NADPH2, जैसे यहां पर मैंने लिखा है NADPH2 या फिर NADP2H भी कह सकते हैं। ठीक, तो जो NADP2H है तो ये NADP हाइड्रोजन ग्राही होता है, यानी हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद में इसका जो है ना ये NADPH2 या NADP2H का फिर कार्बन डाइऑक्साइड से अपचयन होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड से अपचयन होता है। NADP2H अपचयन वो भी CO2 के साथ। ठीक, तो फिर से NADP बन जाता है, यानी ये हट जाता है। जो हाइड्रोजन है ना NADPH2 तो वो फिर हट जाता है और फिर ये NADP ही बना लेता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना? तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे चाहे तो अपने साथ में लिखते भी रहिए। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना? तो फिर ये लोग एक सिक्के के आकार में रहते हैं। ठीक, तो ये ऊर्जा होती है तो ये ऊर्जा कुछ इस तरह से होती है। ये एक सिक्के के रूप में होती है। ठीक, ये ऊर्जा जो होती है तो ये एक सिक्के के रूप में होती है। ठीक, तो जो राइबोस शर्करा होता है, ठीक, राइबोस शर्करा के एक अणु के साथ जुड़कर, ठीक, राइबोस शर्करा के साथ राइबोस शर्करा के साथ जुड़कर ये AMP बनाता है, यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, AMP के साथ
जुड़कर ये AMP के 2 अणुओं के साथ, राइबोस शर्करा के 2 अणु आपस में मिलकर, ठीक, एक AMP बनाते हैं। अब इसका भी नाम है एडेनोसिन मोनोफास्फेट, ठीक, AMP बनाते हैं। AMP बराबर एडेनोसिन मोनोफास्फेट, तथा AMP जाकर अपने एक दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ता है, ठीक है। AMP तो ये बना लेता है ADP, ठीक। ये AMP दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ा तो बना लिया ADP, ठीक है। AMP बराबर एडेनोसिन मोनोफास्फेट और ये होता है एडेनोसिन डाइफास्फेट, ठीक। तो जो ये ADP होता है, ADP जब तीसरे ग्रुप के साथ जुड़ता है, ठीक, तो जब ये ADP है तो ये ADP प्लस P, ठीक है। तो ये जब ये तीसरा ग्रुप के साथ जुड़कर फिर ये ATP बना लेता है, ठीक। ये यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, राइबोस शर्करा के 2 अणु मिलकर एक AMP बना लिए, ठीक है, बराबर एडेनोसिन मोनोफास्फेट। और एडेनोसिन मोनोफास्फेट दूसरे ग्रुप के साथ जुड़कर, एडेनोसिन मोनोफास्फेट दूसरे ग्रुप के साथ जुड़कर एडेनोसिन डाइफास्फेट बना लिया। और डाइफास्फेट तीसरे ग्रुप के साथ जुड़कर, ठीक, एडेनोसिन डाइफास्फेट तीसरे ग्रुप के साथ जुड़कर एडेनोसिन ट्राइफास्फेट बना लिया, ठीक। तो जब ये ऊर्जा किसी रासायनिक क्रिया में जब ऊर्जा की जरूरत होती है ना, तो ये ATP टूटकर फिर से ADP में हो जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया ना। तभी मैं बता रहा हूँ कि ये ऊर्जा कैसे खर्च होती है। तो जब किसी की जरूरत होती है ऊर्जा की, यानी जहां पर भी रासायनिक क्रियाओं में ऊर्जा की जरूरत भी होती है, ठीक, तो किसी भी रासायनिक क्रिया में अगर जो जरूरी होगी ऊर्जा, तो जैसे यहां पर ATP था तो ATP टूटकर ADP प्लस P में, ADP प्लस P में हो जाएगा और ऊर्जा खर्च के लिए आजाद हो जाएगी, ठीक। ये ATP टूट गया ADP प्लस P में, ठीक। तो ये ऊर्जा यहां से निकल गई, ये ऊर्जा में बदल हो जाएगी, ठीक। ठीक, बात समझ में आ गई ना। और ये किस रूप में होते हैं, ये लोग एक सिक्के के रूप में होते हैं, यानी एक छल्ले के रूप में, जो इस तरह का होता है, ठीक है। ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, एक कुल मिलाकर एक छल्ले के रूप में होते हैं। जो ग्लूकोज की जो एनर्जी होती है, तो ये एक छल्ले के रूप में इस तरह होते हैं, ठीक। ये एक दूसरे से जुटे हुए, ठीक, मतलब एक दूसरे में सटे हुए, लेकिन जब किसी को ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये हट जाते हैं, यानी एक एक सिक्का है तो वो आजाद हो जाता है। और ये ATP टूटकर ADP प्लस P में और ऊर्जा आजाद हो जाती है, ठीक। जिस तरह मनुष्य के अंदर जैसे जो ब्लड होता है ना, तो वो चलता रहता है, हमारे शरीर के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी जो विटामिन प्रोटीन का इनका जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है ना, तो उसी तरह जो पौधों में होते हैं, पौधों में पानी तथा और जो प्रकाश संश्लेषण से जो ग्लूकोज का निर्माण होता है ना, तो उसको एक जगह से यानी पूरे पेड़ में यानी पूरे पातम में पहुंचाने के लिए कुछ हमारे तरह, जिस तरह हमारे शरीर में ब्लड होता है यानी रक्त होता है, उसी तरह उनके अंदर भी कुछ होता है। तो ठीक, तो उसी को हम जानेंगे कि क्या होता है। तो दरअसल जो पौधों के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली होते हैं ना, उनमें एक खास तरह के जटिल ऊतक होते हैं, ठीक है। तो उनमें 2 तरह के ऊतक पाए जाते हैं, 2 तरह के जटिल ऊतक पाए जाते हैं जो पौधों के अंदर परिवहन का कार्य करते हैं, ठीक। तो उनमें सबसे पहले आता है जाइलम, ठीक, एक ऊतक, जिसमें से एक जटिल ऊतक होते हैं, ठीक। ठीक, तो इनमें से 2 जटिल ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक होता है फ्लोएम,
ठीक, जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलम एक तंत्र भी बनाते हैं, ठीक, जिसे जाइलम तंत्र कहते हैं और ये फ्लोएम तंत्र कहते हैं। ठीक, तो इन जो पौधों में होते हैं तो यही जो ऊतक होते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह पानी को और उसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज लवण, ठीक, तो ये इसी पदार्थों का एक जगह से यानी जो पूरे पेड़ में पहुंचाते हैं। यानी जो पौधा होता है ना, तो पौधे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया ना कि जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम एक ऊतक होते हैं। ठीक, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, एक ऊतक होते हैं। तो जैसे ये कोई पौधा है, ये मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक, तो इस पौधे के अंदर तो जो जाइलम होता है, ठीक, तो जाइलम जो होता है, यानी जो जाइलम होता है, तो यहाँ पर ये पौधा लगा है तो पौधे के अंदर यानी मिट्टी से खनिज लवण तथा जल का ऊपर लेकर जाता है। यानी जल को जमीन से पूरे पेड़ पौधे तक पहुंचाता है। ठीक, जाइलम का ये कार्य होता है कि ये जो मिट्टी में, ठीक, मिट्टी में खनिज लवण तथा जल होते हैं तो इन जलों को पेड़ के पूरे अंग तक पहुंचाता है। ठीक, तो जाइलम का एक कार्य होता है। और जो जाइलम होता है, यानी जो आप जाइलम को लिख दे रहा हूं मैं, जाइलम जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। ठीक, तो ये जल तथा खनिज का परिवहन करता है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना। बच्चे चाहे तो नोट भी करते रहें। ठीक, और जो फ्लोएम होता है, यानी जो दो तरह के ऊतक होते हैं ना, तो जाइलम और फ्लोएम। तो जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम, ठीक है, ठीक, तो ये जो फ्लोएम होता है, यानी यहां पर तो कुछ पत्ती भी होंगे। ठीक, तो यहां पर जो इस पेड़ पौधे में जो पत्ती भी होंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता था, पेड़ पौधों के हरित लौंग, यानी हरित लौंग में होता था ना, क्लोरोफिल के द्वारा। तो क्लोरोफिल के द्वारा जो पौधों में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, तो जो ग्लूकोज बनता है तो उस ग्लूकोज को ये फ्लोएम है, ये पेड़ के सारे हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक है, यहां से मान लीजिए यहां पर ये सूर्य है और सूर्य से बना ग्लूकोज यानी प्रकाश संश्लेषण हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनेगा, जिस तरह हमारे शरीर में हम जो भोजन करते हैं उसका भी लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है ना, तो ग्लूकोज टूटता भी है। तो उसी तरह इन पौधों में, ठीक, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बनता है ग्लूकोज, उसी ग्लूकोज को ये फ्लोएम है, तो ये फ्लोएम पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक, तो यहां पर जो ग्लूकोज बना, ठीक है, तो ग्लूकोज को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। यानी अब जाइलम जैसे जाइलम और जैसे जल, ठीक, तो और फ्लोएम, एफ से फ्लोएम और एफ से फूड। ठीक, तो ये जो जाइलम है ना, ये फ्लोएम है, तो ये फ्लोएम फूड को यानी खाने को, ग्लूकोज यानी खाने को, ठीक, पौधे के हिस्से तक पहुंचाता है। पत्तियों में बने ग्लूकोज को पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना कि जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो जो जाइलम होता है तो वह नीचे से यानी पौधे के नीचे वाले हिस्से से मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण कर ऊपर की तरफ लेकर जाता है। ठीक, जाइलम ऊपर की तरफ कार्य करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ऊपर से नीचे आता है। ठीक, एक दूसरे के जस्ट उल्टा करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। तो हम बात करते हैं कि जो
में होता है पर्णरंध्र, ठीक। तो पर्णरंध्र कैसे खुलता है, ठीक। इतना समझ में आ गया है ना, तो बच्चे चाहे तो नोट भी करते रहे, ठीक। पर्णरंध्र कैसे खुलता है, ठीक। तो अभी मैं बता रहा हूं कि पर्णरंध्र कैसे खुलता है, ठीक। तो इसमें जो पर्णरंध्र होता है, तो ये पर्णरंध्र कुछ इस तरह से बनता है, ठीक। और इनके यहाँ पर एक केंद्रक होता है, ठीक। यहाँ पर एक केंद्रक होता है और इसमें कुछ पदार्थ भरा रहता है, ठीक। और एक ऐसे भी होता है, एक दूसरा भी होता है, भी मैं बता रहा हूं। ठीक। तो यहां पर भी एक केंद्रक होता है, यानी हर एक में केंद्रक होता है, ठीक। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही पदार्थ भरा रहता है, ठीक। तो इसमें जो हरित लवक होता है, यानी जो यहाँ पर एक हरित लवक भी होता है, और इसमें सहायक कोशिका भी होती है, यानी जो रक्षी कोशिका जो होती है तो यहाँ पर होती है, ठीक। और यहाँ पर सहायक कोशिका भी होती है, सहायक कोशिका। और इसे केंद्रक कहा जाता है, ठीक। जो ये है ना, ये केंद्रक होता है, ठीक। ये केंद्रक होता है। तो अब ये खुलेगा कैसे, तो इसमें देखो, इसमें एक जब परासरण दाब पड़ता है, ठीक, ऑस्मैटिक प्रेशर, ठीक। तो जब इसमें ऑस्मैटिक प्रेशर पड़ता है, यानी जब इसमें पानी आता है, से देखो जब इसमें पानी आएगा, ठीक है, तो इसकी जो रक्षी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं फूल जाएंगी, ठीक है। तो ये कोशिकाएं जब फूल जाएंगी, तब इस तरह से इसका जो पर्णरंध्र होता है, तो इसका ये पर्णरंध्र खुल जाता है, यानी जो ऐसे पर्णरंध्र होता है तो वो ऐसे खुल जाता है, ठीक। तो और इसमें जब ये खुल जाता है, और जब यहाँ से पानी इसके बगल वाले में चला जाएगा, इसके बगल वाले में चला जाएगा, ठीक है। तो परासरण दाब घटेगा, ठीक है, ऑस्मैटिक प्रेशर घटेगा। तो ये रक्षी कोशिकाएं होती है, तो ये सिकुड़ जाएंगी, ठीक। रक्षी कोशिकाएं जो होती हैं तो वो सिकुड़ जाएंगी और पर्णरंध्र बंद हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई ना, कि जब इसमें पानी आता है, ठीक, इसमें जब पानी आता है और ऑस्मैटिक प्रेशर, ठीक, परासरण दाब, मैं यहां पर लिखते रहा हूं परासरण दाब, ठीक, ऑस्मैटिक प्रेशर, ठीक। तो जब इसमें ऑस्मैटिक प्रेशर पड़ता है, यानी जब इसमें पानी बढ़ जाता है और रक्षी कोशिकाएं फूल जाती हैं, ठीक, तब ये पर्णरंध्र खुल जाता है। और जैसे ही इसमें कम हुआ, यानी ऑस्मैटिक प्रेशर कम हुआ, तो ये पर्णरंध्र बंद हो जाता है, ठीक। स्फीत या स्थल भी इसे कहते हैं, स्फीत अवस्था और स्थिर अवस्था, ठीक। तो जब इसमें पानी बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ये पर्णरंध्र है,
ये इस समय बंद अवस्था में है और ये खुली अवस्था में है। ठीक, तो यहाँ पर जब इसमें पानी बढ़ेगा, ठीक है, यानी जब इसमें पानी बढ़ेगा, इसमें जब पानी बढ़ेगा, यहाँ से ऐसे पानी बढ़ा और इसमें परासरण दाब बढ़ा। ठीक, जब इस पर परासरण दाब पड़ा तो इसकी जो रक्षी कोशिकाएं हैं, यानी जो ये सब कोशिकाएं हैं यहाँ पर, ये कोशिकाएं सामान्यतः फूल जाती हैं, यानी बढ़ जाती हैं। ठीक, तो जब ये बढ़ जाती हैं तब ये रक्षी को ये खुल जाता है, यानी जो इसका पर्णरंध्र होता है तो ये खुल जाता है। ठीक, और जैसे ही इसमें परासरण दाब घटता है, यानी इसमें से जो पानी होता है तो इसके बगल वाले में चला जाता है, यानी यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इसमें परासरण दाब कम होता है। ठीक, तो जब इसमें परासरण दाब कम होता है तब ये रक्षी कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, यानी पर्णरंध्र बंद हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई ना कि पर्णरंध्र कैसे खुलता है। तो पर्णरंध्र में कुछ रक्षी कोशिकाएं होती हैं और वो कोशिकाओं में परासरण दाब पड़ता है। ठीक, तो जब परासरण दाब पड़ेगा, ठीक, तो वो रक्षी कोशिकाएं फूल जाएंगी। ठीक, और जब वो फूल जाएंगी तब पर्णरंध्र खुल जाएगा, और जैसे ही उसमें परासरण दाब घटता है और पानी इसमें से जल, यानी इसमें से जल इसमें आ जाता है, यानी दूसरे में उसके बगल वाले में चला जाता है। ठीक, तो सहायक कोशिका सिकुड़ जाती हैं। ठीक, यानी जो रक्षी कोशिका होती है तो वो सिकुड़ जाती है और पर्णरंध्र बंद हो जाता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई ना कि कैसे होता है। तो जाइलम फ्लोएम का भी समझ में आ गया होगा। जाइलम फ्लोएम का बात समझ में आ गया ना कि जाइलम फ्लोएम बात का समझ में आ गया, और ये परासरण दाब समझ में आ गया ना कि पर्णरंध्र कैसे खुलता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई ना कि पर्णरंध्र कैसे खुलता है। जब इसमें परासरण दाब बढ़ेगा, परासरण दाब जब पड़ेगा तब ये खुल जाएंगी, या रक्षी कोशिका फूल जाएगी। ठीक, तो पर्णरंध्र खुल जाएगा, और जैसे ही परासरण दाब घटेगा रक्षी कोशिका सिकुड़ जाएंगी, तब ये बंद हो जाता है। ठीक, तो जय हिंद।